नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। बांदीपुरा के हाजीन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तसादुम के दौरान 2 पाकिस्तानी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मारे गए दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। एक की शिनाख्त रिजवान और दूसरे की शिनाख्त अली के तौर पर हुई है। पुलिस जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हुए कई हमलों में दोनों शामिल थे। ये तसादुम देर रात तकरीबन 3 बजे पर्रा मोहल्ले में तलाशी मुहिम के दौरान शुरू हुआ और दोनों ने आर्मी और पुलिस दस्ते पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में हिफाजती दस्तों की जानिब से भी फायरिंग की गई। इसमें एक मिलिटेंट मौके पर ही ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को जाए वकू से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद मिला है। मजीद मिलिटेंटों की मौजूदगी के इम्कान के पेश नजर इलाके में सिक्योरिटी फोर्स की नफरी मौजूद है। जैसे आपको पता है कि ऑन स्पेसिफिक इनपुट हाजन पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इसमें आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस मौजूद है और इस एनकाउंटर का जो अभी हमें डिटेल्स मिला है वहां से, उसके तहत 2 टेररिस्ट मारे गए हैं और उनके पास से जो हथियार और बाकी चीजें जो है बरामद की गई है। अभी सर्च जारी है। वहीं शोपियान में दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए अशफाक अहमद मीर और मोहम्मद इकबाल मीर को रफियाबाद में पूरे एजाज और इकराम के साथ सुपर्द खाक किया गया। दोनों जवानों की लाश जैसे ही वतरगाम और रोहामा पहुंची, पूरे इलाके में कोहराम मच गया। सैकड़ों अफराद दिलासा और ताज़ियत के लिए शहीद के घरों पर जमा हो गए और 2 घंटे बाद मकामी कब्रिस्तान में शहीदों की नमाज जनाजा अदा की गई। जनाजे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और उनके हक में दुआए मगफिरत की गई है। तो बारामूला में शहीदों के जनाजे में उमड़ा लोगों का हुजूम। शोपियान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए अशफाक अहमद मीर और मोहम्मद इकबाल मीर को राफियाबाद में पूरे एजाज और इकराम के साथ सुपुर्द खाक किया गया। इधर एनआईए ने श्रीनगर से हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन के बेटे सैयद शकील अहमद को आज उसके घर से गिरफ्तार किया है। टेरर फंडिंग के मामले में सैयद को गिरफ्तार किया गया है। जराये के मुताबिक एनआईए ने सैयद के घर छापा मारा तो उन्हें कई चौंकाने वाले दस्तावेज मिले, जिसके बेस पर उसको अरेस्ट किया गया है। एनआईए ने काफी बार सैयद को अपनी बात रखने का मौका दिया, लेकिन उसने 2011 के टेरर फंडिंग के केस के मामले में जांच एजेंसी की कोई मदद नहीं की। जांच एजेंसी के पास मनी ट्रांजैक्शन और विदेशों में मौजूद सैयद सलाउद्दीन के बेटों के अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी है। वाज़ेह हो कि सलाउद्दीन का एक बेटा सैयद शाहिद पहले ही एनआईए हिरासत में है। पिछले साल उसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। एनआईए ने जो है बहुत खूबी के साथ जो तहकीकात करने के बाद सैयद सलाउद्दीन का दूसरा बेटा जो है वो सैयद यूसुफ, वो जो एक उधर गवर्नमेंट सर्विस में है वो और उधर एक लेबॉर्ट्री के अंदर गवर्नमेंट लेबॉर्ट्री के अंदर काम करता है, उसको अरेस्ट किया है टेरर फंडिंग के लिए। क्योंकि ये जो सैयद सलाउद्दीन का बेटा है, ये इसको जो पैसे हैं ये मिस्टर भट्ट हैं और दूसरे लोग जो हैं दुनिया के हर कोने से भेजते थे और ये वायर ट्रांसफर से और दूसरे हवाला चैनल से भेजते थे और ये जो पैसा जिसके पास आता था ये जो है, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी उपलब्धि एनआईए को और फोर्सेस को, इंडियन फोर्सेस को मिली है। ये काफ़ी समय से एक्टिव थे ये भी और इनसे बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी किस तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन वहाँ चल रहा था। ये इनके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है। तो ये अरेस्ट से मैं समझता हूँ कि एक बड़ी उपलब्धि और बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा इनके किस तरीके से ये कार्य करती है संस्था, किस तरीके से इनका पैसा आता है, उसके भी सूत्र इनको मिलेंगे। वेपन की सप्लाई, पाकिस्तान में कौन लोग हैं जो इनको ट्रेन करते हैं, ये सारी बड़ी इंफॉर्मेशन अब एनआईए को हासिल हो जाएगी। उधर जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में रियासती पुलिस ने एहतियात के तौर पर 1 दर्जन से ज्यादा नौजवानों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि पुलिस इंतजामिया की जानिब से इस खबर की तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन जरा के मुताबिक इन नौजवानों को पूछगछ के लिए लाया गया है
ताहम इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। मकामी लोगों के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान गदूरा इलाके से 5 और शेखपुरा से 7 नौजवानों को हिरासत में लिया गया है। वहीं अवंतीपोरा से दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइको के वालिद असदुल्लाह को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि गिरफ्तारी से कबल पुलिस ने घर में रखी हुई चीजों को नुकसान पहुंचाया। और इधर मिलिटेंट्स अब जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के अहले खाना को निशाना बना रहे हैं। रियासती पुलिस के जवान के बेटे को अगवा किए जाने के बाद अहले खाना ने उसकी रिहाई के लिए जज्बाती अपील की है। आसिफ रफीक राथर की मां हमीदा बेगम कैमरे के सामने आई ताकि वो अपने बेटे के किडनैपर्स से अपील कर सकें। उन्होंने मिलिटेंट्स से अल्लाह की खातिर आसिफ को रिहा करने की अपील की है। गुज़िश्ता बुध को शोपियान में दहशतगर्दाना हमले के दौरान मिलिटेंट शहीद जवानों का असलाह लेकर भी फरार हो गए थे। ये सब AK-47 राइफलें थी। हालिया हमलों में ये खास ट्रेंड देखा जा रहा है कि हथियार छीनने के लिए सिक्योरिटी दस्तों और पैसों के लिए बैंक और ATM पर हमले किए जा रहे हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान 149 असलहे छीने जा चुके हैं। इनमें से 35 AK-47, 44 राइफल, 43 SLR 303 की 5 राइफल और 12 पिस्टल, UMG और LMG जैसे असलहे हैं। इस हवाले से 90 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसी तरह 2016-17 में बैंक डकैती की 13 वारदातें हुई, जिनमें 1 करोड़ से ज्यादा की रकम लूट ली गई। दिफाई माहिरीन का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के कस्ते शिकंजे के नतीजे में मिलिटेंटों को बाहर से हथियार और रकम की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू में साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर बीजेपी के अलावा कई पार्टियों के लीडर, समाजी कारकुन और तंजीमों के मेंबरान मौजूद रहे। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर हॉल में मुनक्किद इस प्रोग्राम के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के कामों को याद किया गया। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का पहला नंबर का लोकतंत्र है। उसमें जो अपोजिशन है, जो विरोधी पक्ष है और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, उसको खड़ा करने में और उसको एक जीरो से लेके और सरकार तक ले जाने में एक अल्टरनेटिव के तौर पर जो खड़ा करने में उनका जो योगदान था, बहुत बड़ा योगदान था। जम्मू कश्मीर के साथ उनका बहुत बड़ा लगाव था। यहाँ पर चप्पे चप्पे में वो घूमे और जब वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जो जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत का जो नारा दिया, आज कश्मीर में जितनी भी रिस्पेक्ट अटल जी को कश्मीर में, जम्मू कश्मीर पूरे भारत में है। और यही नहीं, मैं खुद जब पाकिस्तान भी जाने का मुझे मौका मिला, पाकिस्तान में भी देखा जितनी श्रद्धा अटल जी के लिए है, उनकी सोच के लिए है, उसका कोई भी जो है सानी जो है पूरी जो है मिलता नहीं है। तो रियासत जम्मू कश्मीर के नए गवर्नर सत्यपाल मलिक आज पहली दफा सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंचे। गवर्नर के मुशीर और DGP SP वैद्य ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियासती पुलिस ने गवर्नर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सलामी के बाद गवर्नर ने आला अफसरान और स्टाफ मेंबरान के साथ तारुफी मुलाकात भी की। जम्मू को खूबसूरत बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से लगातार कोशिशें जारी हैं और इसी सिलसिले में म्युनिसिपैलिटी की जानिब से अब शहर की दीवारों को खूबसूरत बनाया जा रहा है। दरअसल जम्मू की दीवारों को अब पेंटिंग्स के जरिए खूबसूरत बनाया जा रहा है। म्युनिसिपल कमिश्नर अरविंद कोतवाल ने कहा है कि जम्मू की भद्दी दीवारों में रंग भर जाने से अब शहर बदला सा और साफ नजर आएगा। पेंटिंग्स का ख्याल अब आम लोगों को भी रखना है। को जो फायदा है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी फायदा है। लेकिन जो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक शुरू किया हुआ है, जो फ्लाईओवर्स हैं हमारे, उनके जो कॉलम्स हैं, बड़े बड़े कॉलम्स हैं, उनकी पेंटिंग जो है उसकी वो शुरू की हुई है, जिससे कि ये होगा कि एक कंक्रीट की एक स्ट्रक्चर जो है उसको पेंट करके उसमें हम उसको खूबसूरत अंदाज में पेश करें, जिससे जो कोई बाहर का आएगा भी उसको एक व्यू मिलेगा, एक स्नैपशॉट मिलेगा कि क्या क्या कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं यहाँ के। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो भी कोई आएगा उसको इंस्टेड ऑफ फेसिंग अ कंक्रीट स्ट्रक्चर, ही विल बी फेसिंग समथिंग ब्यूटीफुल, आर्ट।
तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है, टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल एंड ऑल्सो इवेंचुअली ये एक स्मार्ट सिटी का भी अभियान है। इधर बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से तनाजे में आ गए हैं। वीडियो में रविंद्र रैना पार्टी कारकुनों से कह रहे हैं कि मौजूदा गवर्नर अपने आदमी हैं, अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बातचीत के दौरान उन्होंने साबिक गवर्नर NN वोरा के खिलाफ भी मुतनाज़ा तबसरा किया। उनका कहना है कि वो पार्टी लाइन से अलहदा लाइन अख्तियार करके चलते थे। आप खुद भी सुनिए इस वीडियो को। 4 दिन पहले आपकी हमारी क्या बात हुई थी बताओ? हम नया गवर्नर आया, वोरा को हम नहीं लाने चाहते थे, वो अपनी रफी बजाता था। अभी गवर्नर आया हमारा बता, कोई कमी पेशी नहीं होता। सुनो यहाँ पे हम है ना, हम जाके 4 दिन। हालांकि रविंद्र रैना ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी बातों को गलत मतलब निकाला जा रहा है। रियासती बीजेपी सदर का कहना है कि वो असेंबली डेवलपमेंट फंड के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने इस तनाजुर में ये बातें कही थी। 4 दिन पहले आपकी हमारी क्या बात हुई थी बताओ? हम नया गवर्नर आया, वोरा को हम नहीं लाने चाहते थे, वो अपनी रफी बजाता था। अभी गवर्नर आया हमारा बता, तो बीजेपी हम नया गवर्नर आया, वोरा को हम नहीं लाने। तो बीजेपी के कौमी अगर हम बात करते हैं रियासती सदर हैं रविंद्र रैना, और उनका ये जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि वो कह रहे हैं कि अब जो गवर्नर आए हैं वो हमारे ही हैं, और सीधे तौर पर वो पिछले गवर्नर NN वोरा साहब की भी तनकीद करते इस वीडियो में नजर आते हैं। हालांकि उन्होंने इसको लेकर के अपना मौक़िफ़ भी साफ किया है, लेकिन उनका ये मुतनाज़ा जो तबसरा है वो वायरल होता जा रहा है। उनका कहना है कि वो पार्टी लाइन से अलहदा लाइन अख्तियार करके चलते थे, यानी पुराने गवर्नर। तो ये कुछ बातें उन्होंने कही और ये बातें किसी ने वीडियो बना ली और इसे वायरल कर दिया है। इसके बाद रविंद्र रैना ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, गलत उनका मतलब निकाला जा रहा है। रियासती बीजेपी सदर का कहना है कि वो असेंबली डेवलपमेंट फंड के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने इसी तनाजुर में ये बातें कही थी। तो रविंद्र रैना जो कि काफी तेज तर्रार लीडर हैं और अक्सर अपनी बात को बहुत ही तेज अंदाज में, तीखे अंदाज में रखते हैं, ऐसे में उनका ये वीडियो वायरल हो जाना और बार बार ये बातें सामने आना, पिछले गवर्नर के बारे में कुछ बातें वो कह रहे हैं और मौजूदा गवर्नर के लिए भी कुछ अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा गवर्नर अपने आदमी हैं। और इस वक्त हमारे साथ PDP के स्पोक पर्सन रफी अहमद मीर साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आइए उनसे बात करते हैं। रफी साहब, रविंद्र रैना के इस वायरल वीडियो को लेकर के आपका रद्द-ए-अमल? गवर्नर का जो इंस्टीट्यूशन होता है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। ऑनरेबल गवर्नर, उनकी जो पोजीशन होती है वो रियासत में बहुत ही अहम होती है और न सिर्फ ये गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि इनका रुतबा बहुत ऊंचा होता है। इनको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किया है। रविंद्र रैना का जो भी कहना है मुझे लगता है एक नाशाइस्ता बात है, नहीं कहना चाहिए था। गवर्नर किसी पार्टी का नहीं होता, किसी फर्द का नहीं होता है। और पहले गवर्नर साहब यहाँ 10 साल रह चुके हैं और दोनों टेन्योर उनको बीजेपी में मिले हैं और कांग्रेस में भी, तो इनको किसी अफराद या पार्टी के साथ जोड़ना मुनासिब नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये गलत है। अब चूंकि आप कहते हैं कि उन्होंने खुद ही ये विड्रॉ किया तो मेरे ख्याल में इसी पे, लेकिन वो पिछले गवर्नर के बारे में जो बातें कह रहे हैं कि वो पार्टी लाइन पर नहीं चलते थे और ये जो गवर्नर आए हैं ये हमारे बंदे हैं, ये बात साफ है। गवर्नर साहब को पार्टी लाइन पर नहीं चलना होता, वो मैंने कहा एक इंस्टीट्यूशन की बर्बादी है। अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ये बात करेंगे गवर्नर के बारे में, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो पिछले गवर्नर साहब थे, मैंने कहा वो 2 टेन्योर में 2 गवर्नमेंट्स के साथ थे और बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन रखते थे, बहुत अच्छे आदमी थे। लोगों ने उनको तहे दिल से शुक्रिया यहाँ रहने के लिए अदा किया। मुझे लगता है ये एक शाइस्ता बात है, इससे इंस्टीट्यूशंस का एरोजन होता है। रविंद्र शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उनसे बात करेंगे। क्या रद्द-ए-अमल है आपका रविंद्र जी, रविंद्र रैना साहब के इस बयान पर जो कि इन दिनों वायरल हो रहा है, उनकी इन बातों को लेकर के? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि गवर्नर के इंस्टीट्यूशन को इस तरह से कहा जाए कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी है। ये तो पब्लिक डोमेन में है और ये बात कही गई है। और जिस तरह से गवर्नर वोरा साहब को इतने बढ़िया कामयाब उनका टेन्योर भी रहा, टेन्योर खत्म करने के लिए इस क्रूशियल टाइम में जिनको पूरी ग्रिप थी, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा नॉलेज था,
उनको बहुत बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस के साथ साथ जम्मू कश्मीर के इंटरलोक्यूटर के साथ साथ बहुत बड़ा चैलेंज जो है जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के सामने, देश के सामने है। तो इतनी कंट्रोवर्सी जब चल रही है, जब आप लोकल बॉडी जो पंचायत के चुनाव करना चाह रहे थे, बाकी चीजें, शायद कहीं लगता था कि वो कहीं कोई गलत काम करने में रुकावट थे। और जिस हिसाब से अनसेरिमोनियसली उनका यहाँ से सेंड ऑफ हुआ है, जिस शान और शौकत से, जिसको सारी जनता जो है जम्मू कश्मीर के हर वर्ग जो है उनका सम्मान करता था, वो शायद ऐसे गवर्नर थे जो नॉन कंट्रोवर्सी रहे, इम्पार्शियल रहे, और उनका हर पॉलिटिकल पार्टी, हम ओपोजिशन के तौर पे भी तो उनको सम्मान करते थे और सम्मान करते हैं कि उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से सबको सुना। लेकिन रविंद्र रैना भी कह रहे हैं, रविंद्र रैना भी ये कह रहे हैं, आज उनके मुंह से निकला कि वो अपनी डफली बजाते थे। एक गवर्नर साहब के लिए ऐसी बात मुंह से निकलना और फिर कहना कि आप अपने गवर्नर आए हैं, और फिर CDF और इनागुरेशन भी गवर्नर साहब ने खोल दी जबकि असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूदा गवर्नर साहब से भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही खड़ा कर दिया। लेकिन रविंद्र रैना ये भी कह रहे हैं, रविंद्र शर्मा जी, कि वो अपनी सफाई में कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। रियासती बीजेपी सदस्य ये कह रहे हैं कि असेंबली डेवलपमेंट फंड के बारे में वो बात कर रहे थे और इसी तनाजुर में उन्होंने बातें कही थी। देखिए, बात यह है कि एक कॉलेज की बिल्डिंग के बारे में कुछ स्टूडेंट्स जो है उनकी अपनी पार्टी के, जब वहाँ के लोग उनको मिले, वहाँ सांसद भी थे, और वहाँ उन्होंने कहा कि ये काम नहीं हो रहा, तो उन्होंने ये कहा कि पहले गवर्नर को मैं यहाँ लाना नहीं चाहता था क्योंकि वो अपनी राय करते थे, अपनी डफली बजाते थे। अब नए गवर्नर आए हैं, वो हमारे अपने आदमी हैं, उनको हम लाएंगे, ये करेंगे, वो तो अब वो बात को जितना मर्जी ट्विस्ट दें, सफाई तो दी जाती है। हर बार जब लीडर को गलत बोल देता तो बाद में कहता है कि मेरा मीडिया ने मोड़ तोड़ के पेश किया, वो इल्जाम आप लोगों पे लगता है। लेकिन वीडियो आप देखिए, हमारा तो सिर्फ ये जजमेंट है कि ऐसा कहना बहुत गैर मुनासिब है, और यही तो इल्जाम लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंस्टीट्यूशन को तबाह कर रही है, और यही तो सरकार, उसका चार्ज मोदी गवर्नमेंट पे है और चल रहा है, और वो साबित जो है उनके मुंह से निकला, हमने तो इल्जाम नहीं लगाया। तो आगे आप इदारों में ट्रांसपेरेंसी की कितनी उम्मीद करते हैं, अगर यही रवैया है और अगर वाकई इसमें सच्चाई है? हालांकि वो अपनी बात को लेकर के कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उनका मतलब गलत निकाला जा रहा है, लेकिन आगे क्या आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी रह पाएगी चीजों को लेकर के? देखिए, बात यह है कि मैंने कहा कि सवालिया निशान और शक के घेरे में माननीय गवर्नर साहब को खड़ा कर दिया, और वो इंस्टीट्यूशन जो अदारा जिसको सारे सम्मान से जाते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आफ्टर ऑल गवर्नर साहब पे विश्वास करती थी, और वोरा साहब ने बहुत बेहतरीन ढंग से चलाया। हम इनसे भी उम्मीद करते हैं, चाहे वो उनका पार्टी जो है लास्ट इलेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी से रहा, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं और थे, लेकिन जब ये बातें पब्लिक डोमेन में जाएंगी तो एडमिनिस्ट्रेशन में और बाकी लोगों में क्या प्रभाव पड़ेगा, और इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी और उसकी प्रेस्टीज कहाँ जाती है, ये तो सब लोग खुद जजमेंट कर सकते हैं। तो इस पे तो भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि वो सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात कैसे निकली जी। और फिर एकदम से CDF और उद्घाटन, फिर गवर्नर साहब ने क्या करना है, अगर उद्घाटन भी वही हो गया, दो गवर्नमेंट चलेंगी, एक गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन और एक नीचे भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर तो ये इल्जाम लगेंगे। अभी तो हम इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन उनके ही जुबानी जो बात होती है तो उससे शक तो पड़ ही जाता है कि इस तरह के काम होंगे। और हम ये समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि ठीक है, असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में गवर्नर साहब जो है फाइनल अथॉरिटी और सब कुछ करते हैं, लेकिन आप एक पैरेलल सिस्टम भी रन करना चाहते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बाकी काम करें। लेकिन उद्घाटन तो मंत्री लोग ही क्या करते थे जी, अब मंत्री नहीं, सरकार नहीं, तो ये चीजें खोली गई। तो मैं नहीं समझता कि वो बहुत ही मुनासिब चीजें हैं, चाहे आइन में चीजें क्लियर हो ना हो, लेकिन इस तरह के काम इजाजत देना तो वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा जी। कांग्रेस लीडर अपनी बात रख रहे थे। PDP ने भी रविंद्र रैना की बातों पर एतराज जाहिर किया है और साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में नहीं कही जानी चाहिए। हालांकि रविंद्र रैना का कहना है कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। रफी अहमद मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। PDP के लीडर हमारे साथ फोन लाइन पर थे, आप दोनों का शुक्रिया।
तो एक तरफ रविंद्र रैना गवर्नर को अपना आदमी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी लीडर सत शर्मा ने गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। दरअसल गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रियासती एमएलए को तरक्याती कामों के लिए सीडीएफ फंड के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। सत शर्मा ने कहा कि गवर्नर के इस फैसले से रुके हुए तरक्याती कामों में तेजी आएगी। सत शर्मा हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। सर जी, जिस तरह से सीडीएफ का जो पैसा है अब एमएलएस का, वो उसको जारी करने के निर्देश दिए गए हैं गवर्नर महोदय की तरफ से, कितना खुशामदीन ये आपको लगता है कि ये कदम है? ये एक डेफिनेटली एक वेलकम स्टेप है। हालांकि लगातार से पार्टी की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी रिप्रेजेंटेशंस हमारे दादेन माननीय गवर्नर साहब उनको एनएन वोरा जी को दी थी हमने, और हमने रिक्वेस्ट भी की थी ख़ास तौर पर इसके ऊपर सीडीएफ के ऊपर रोक लगाना किसी भी तरीके से उचित नहीं लगता था, क्योंकि लोगों द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुने गए 6 वर्ष के लिए किसी न किसी तरीके से ये पैसा जो है, और सभी तरीके से ये पैसा जो है लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। और मेरा मानना है कि एक अच्छा स्टेप है। गवर्नर साहब ने आते ही, हालांकि कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं गई थी, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं उनके ध्यान में ये बात आई होगी कि लोगों की तरक्की होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब लगता है इससे फंड जब बंद हुए थे तब काफ़ी लोगों के काम रुक गए, कई प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे वो रुक गए इससे। डेफिनेटली इसमें काफ़ी प्रोजेक्ट रुक गए थे, क्योंकि हमारे पास पैसा होते हुए भी, मेरे सीडीएफ में काफ़ी पैसा बचा हुआ था, उसके बावजूद हम लोगों के लिए नहीं कर सकते थे। एंड ऑफिशियल्स जो एजेंसीज़ हैं उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, जिसके कारण नुकसान होता था। और आज सीडीएफ खुलने के बाद, और मेरा मानना है कि ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है कि माननीय गवर्नर साहब की तरफ से जिस तरीके से पिछली बार पिछले गवर्नर साहब ने रोका था कि एमएलएस जो हैं वो उद्घाटन नहीं कर सकते, इन्होंने उद्घाटन के बारे में भी, और ये लोग चुन के आए हैं, 6 वर्ष के लिए चुन के आए हैं, और जब तक ये लोग विधायक हैं उनको विधायक के जो है हकूक भी मिलने चाहिए थे, और वो मिलेंगे। ऑपोजिशन का जो कहना है डिसॉल्व किया जाए असेंबली को, वो कहाँ तक आपको लगता है सही है? मेरा मानना है कि लोगों द्वारा 6 वर्ष के लिए लोग चुनकर आते हैं। अभी एक संविधान के तहत 6 महीने का गवर्नर साहब और 6 महीने का राष्ट्रपति के सेटअप के साथ एक समय तय होता है, उसके बाद उचित होता, और ख़ास तौर पर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनके अपने विधायक भी नहीं हैं, ऐसे लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हम लोग 6 वर्ष के लिए जो हैं वो चुन के। शुक्रिया। सत शर्मा, जिनका कहना है एक खुशामदीन बात है, क्योंकि काफ़ी लोगों के काम रुके हुए थे, और अब सीडीएफ का जब फंड मिलेगा उसके बाद कई रुके हुए कामों को मुकम्मल किया जा सकेगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। मुश्तरका मुज़ाहमती क़यादत की जानिब से बंद के ऐलान के सबब आज वादी के मुख्तलिफ अजला में मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर रही। बंद के पेश नज़र श्रीनगर इंतज़ामिया ने एहतियातन डाउन टाउन के नौहट्टा, खानियार, रेनावारी, सफाकत दल और एमआर-गंज में आमद और रफ्त पर पाबंदी आयद कर दी थी। वहीं मैसूमा और कराल खुद में लोगों के मूवमेंट पर आर्जी पाबंदी रही। इस दौरान मार्केट, तिजारती इदारे, स्कूल और कॉलेज वगैरह बंद रहे। सड़कों पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त भी कम रही। बंद के दौरान नाखुशगवार वाकयात से निपटने के लिए सभी जगहों पर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे। तो वादी में मामूलाती जिंदगी इस बंद से फिर मुतासिर हुई है। आपको बता दें कि मुश्तरका मुज़ाहमती क़यादत की जानिब से बंद के ऐलान के सबब आज वादी के मुख्तलिफ अजला में मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर रही, और बंद के पेश नज़र श्रीनगर इंतज़ामिया ने एहतियातन डाउन टाउन के नौहट्टा, खानियार, रेनावारी और सफाकत दल और एमआर-गंज में आमदो रफ्त पर पाबंदी आयद कर दी थी। तो अगर हम बात करते हैं इस 2 रोज़ा बंद की, तो 2 रोज़ा बंद का पहला दिन पुरअमन तरीके से गुजर गया, और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में JRL के बंद के सबब मार्केट और स्कूल वगैरह बंद रहे। शुमाली और जनूबी कश्मीर के अजला में भी बंद के सबब मामूलाती जिंदगी मुतासिर रही। बांडीपुरा में सिविल सोसाइटी की जानिब से 35A के हक में मुख्तलिफ तंजीमों ने बंद की हिमायत की। जिले के मुख्तलिफ मकामात से पुरअमन मुजाहरों और एहतजाज की खबरें मौसूल हुई। बांडीपुरा में तालीमी और तिजारती इदारे बंद रहे। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और निजी गाड़ियां भी इक्का दुक्का ही नजर आईं।
उधर पुलवामा के तराल में ट्रेडर्स फेडरेशन ने मेन चौक पर एहतजाज किया और आर्टिकल 35A को बरकरार रखने का मुतालबा किया। इसी तरह कुपवाड़ा और बडगाम में बंद के सबब मार्केट में सन्नाटा रहा। ज्यादातर लोगों ने घरों में ही पूरा दिन गुजारा। स्कूल कॉलेज बंद रहे और ट्रैफिक कम होने से सड़कें सुनसान रही। सोपोर की तस्वीर भी मुख्तलिफ नहीं थी। दुकानें और तिजारती इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहे, लेकिन सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बनी रही। वाज़ेह हो कि इंतजामिया ने स्कूल कॉलेज बंद रखने की हिदायत पहले ही जारी कर दी थी, लिहाजा तालीमी इदारे बंद रहे। इस दौरान मेन बाजार, शाहदरगाह चौक और चनखान एरिया समेत तमाम इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। बारामूला जिले में भी आज बाजार और तालीमी इदारे बंद रहे। उड़ी और रफियाबाद समेत जिले के दूसरे इलाकों में भी बंद की हिमायत की गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बंद से मुतासिर हुई। बंद के पेश नज़र बारामूला बनिहाल रेल सर्विस भी मुअत्तल रही। हालात को पुरअमन रखने के लिए जिले में इजाफी सिक्योरिटी दस्ते तैनात किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो जीआरएल की बंद की कॉल का असर वादिये चेनाब में भी देखा गया। भदरवा, डोडा, किश्तवाड़ और गांदोह में सभी बाजार बंद रहे। स्कूलों कॉलेजों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। भदरवा, डोडा और किश्तवाड़ में बंद के ऐलान का मजहबी तंजीमों ने भी सपोर्ट किया था। जहां भदरवा में अंजुमन इस्लामिया ने इसकी क़यादत की, वहीं डोडा में मरकजी सीरत कमेटी और किश्तवाड़ में ततहीर और मजलिस शूरा ने इसकी हिमायत की। वही यही वजह है कि इन इलाकों में मखसूस तबके के लोगों ने ही बंद की तायद की। किश्तवाड़ में दुकानें और तिजारती इदारे बंद रहे, लेकिन बाज स्कूल खोले रहे। सड़कों पर ट्रैफिक कम रहा, लेकिन आने जाने पर किसी तरह की पाबंदी आयद नहीं की गई थी। डोडा, गांदो, कहारा और ठाठरी में भी इसी तरह के हालात रहे। बंद के दौरान हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए थे। बंद पूरी तरह पुरअमन रहा और कहीं से किसी नाखुशगवार वाकये की इत्तला सामने नहीं आई है। इससे कबल इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर हुर्रियत एम ग्रुप के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक को नजरबंद कर दिया था। तर्जुमान के मुताबिक बुध को देर शाम मीरवाइज को निगीन वाक़े उनके घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। वाज़ेह हो कि मुश्तरका मुज़ाहमती क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट में 35A के खिलाफ दायर अपील पर एहतजाज करते हुए आज और कल रियासत गिर बंद का ऐलान किया है। कल इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। तो वादी में 35A को लेकर हो रहे एहतजाज का खामियाजा सयाहों को भी भुगतना पड़ रहा है। दरअसल श्रीनगर में इलाहाबाद से आए सयाह जितेंद्र सितंबर तक के लिए रीशेड्यूल कर दी गई। 35A के बाद जहां बेशतर शादियां वगैरह जो फंक्शंस थी मनसूख हुई, लेकिन टूरिस्ट भी कश्मीर में आते रहे। हमारे साथ एक टूरिस्ट है, इनसे बात करते हैं। जी, हड़ताल है और इसके बावजूद भी आप कश्मीर में हैं, कैसा लग रहा है? अजीब तो लग रहा है, सब बंद है, लेकिन आज की फ्लाइट भी थी हमारी, वो भी हमको कैंसिल करानी पड़ी। परसों का हमने फिर दोबारा टिकट लिया है। अब यहाँ की समस्या है लोगों की, तो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब लोग। अब सबका अपने अपने तरीके हैं प्रोटेस्ट करने के। थोड़ा सन्नाटा है, लेकिन कश्मीर इतनी सुंदर जगह है, इतना अच्छा है, यहाँ के लोग बड़ी अच्छे हैं काफ़ी। जितने लोग हमसे तो मुलाकात हुई सबसे बहुत ही अच्छा लगा। तो ट्रेन खिदमत वगैरह, एयरपोर्ट भी नहीं जा सकते हैं और इंटरनेट तो फिलहाल चल रहा है। इस माहौल में आप कभी रहे हैं जो इस तरह का माहौल? नहीं, इस तरह का माहौल कभी नहीं रहे। स्टाफ वगैरह से 35A का चर्चा, इंटरेक्शन हुआ आपस में कि क्या? नहीं, 35A पे बात नहीं हुई। यहाँ के लोगों ने इस तरह से कहा कि भाई वैसे तो सारा देश एक ही रहे, सब चीज़ एक ही रहे तो सबसे अच्छा है, लेकिन जैसे बम्बई का हाल हो गया है, बाहर के लोग आके वहाँ मराठाओं की समस्या हो गई है उनको अपने लिए, वैसे यहाँ अपनी आइडेंटिटी चाहते हैं। इसीलिए 35A का सब समर्थन कर रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी बनी रहे सारा देश, इसीलिए सब लोग कर रहे हैं। और ठीक है, सबके अपने अपने विचार हैं, वैसे सारा देश एक रहे तो ज़्यादा अच्छा है। कि उन्हें मजीद 2 दिन अब कश्मीर में गुजारना पड़ेगा, क्योंकि फ्लाइट रीशेड्यूल करके उसको अगले दिन के लिए रखा हुआ है। अशरफ के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। और 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को मुल्क भर में लॉन्च कर दिया जाएगा। रियासत जम्मू कश्मीर में भी इसकी 8 ब्रांचेस होंगी। जम्मू में 4, कश्मीर में 3 और 1 ब्रांच लद्दाख में खोली जाएगी। इस बात की जानकारी पोस्ट मास्टर जनरल देवव्रत चटर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बैंक के बारे में लोगों को तफसील से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैंक मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांजैक्शंस की इजाजत देगा। साथ ही ग्राहक जीरो बैलेंस पर भी अपना खाता खोल सकते हैं।
वाज़ेह हो कि दूरदराज के इलाकों में रहने वाले गरीब और पिछड़े तबके के लोग भी डाकियों के जरिए बैंकिंग सर्विसेज का फायदा अब उठा सकेंगे। Inaugurated by the Honorable Prime Minister on 1st of September from New Delhi. It has got several features, but the most important feature is that it is banking at your doorstep. Not only will you be able to access the IPBP in the post office, the postman will come to your doorstep on call, on demand, and you will be able to transact your IPBP account from your home. The second most important feature is security. It provides 100% security and nobody else will be able to manipulate your account even if your user ID or password is compromised. For accessing your account, your hand is required, your biometric information is required. 100% capitalized by the Government of India, which UIADI based biometric information to be used to operate the account. It has several other features, including link up with Universal Payment Interface of NCPI, which will give it seamless access to banking services across the board. NEFT, RTGS, IMPS, all these facilities will also be accessible through IPBP. और भदरवा में चंद लोगों की गुंडागर्दी का नतीजा आसपास के 3 गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि ये लोग इलाका छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। हर्फ अपनी ही मानी की तरह होता है, प्यास का जायका पानी की तरह होता है। डोडा के टाटा पंचायत के लोग इस वक्त पानी के इसी जायके के लिए तरस रहे हैं। पहाड़ी के बीच से निकलती पानी की ये बूंदें कहीं से रिस कर नहीं आ रही हैं, ना ही ये कोई नाला है। दरअसल ये पानी की वो टूटी पाइपलाइन है जो 3 गांवों के लोगों की प्यास बुझाती है। इसीलिए इलाके के लोग कतारों में लगकर एक एक बूंद पानी अपने बर्तन में भर रहे हैं। कभी ये पाइपलाइन इनके घरों तक जाती थी, लेकिन कुछ गुंडों की गुंडागर्दी ने इलाके के लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा दिया है। इस इलाके में अब लोगों के पास एक ही काम बचा है और वो है पानी भरना। दिन हो रात हो पानी भरते और ढोते ही इनकी जिंदगी गुजर रही है। इलाके के मोहम्मद इकबाल की माने तो चंद गुंडों की गुंडागर्दी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। जनाब, जो ये ग्रेविटी लाइन है यहाँ उबलगोट से बगड़न के लिए है जनाब, इसमें गुंडे बीच में इसको तोड़ फोड़ कराते हैं जनाब। 15 दिन से हमें पानी कुछ नहीं घर में पहुंचता है और 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी के लिए। और औरतें अपने बच्चे पीठ पर हाथ में घाघर लेकर चलते हैं, पहुंचते हैं 2 किलोमीटर से पानी लाते हैं। इन गुंडों ने ये पाइप बीच में उखाड़ा है, इनके लिए कार्रवाई डिपार्टमेंट पेची करना चाहिए। मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि इलाके के लोग इकट्ठे होकर शिकायत करने भी निकले, लेकिन महकमे के अहदेदार एक दूसरे पर मामला टरकाते रहे। लोग चक्कर काटते रहे, सुनने वाला कोई नहीं था। मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि इन हालात में रहना मुश्किल है, वो अब पलायन को मजबूर हो जाएंगे। तो इनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए गवर्नमेंट ने। और हमें बहुत मजबूरी से हमें यहाँ रहना पड़ता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कहीं हो तो हमारे लिए चारा करेंगे, तो नहीं तो हम यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि बगड़न, येड़वन, फाटरूस और टाटा के लोग 2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाते हैं। परेशानी इतनी ही है कि लोगों का दिन पानी के इंतजाम में ही गुजर जाता है। यहाँ के ज्यादातर लोग मजदूर हैं जो दिन को कमाते हैं तो रात में इनके घर का चूल्हा जलता है। अता मोहम्मद कहते हैं कि वो कमाने जाएं या पानी के लिए। पानी की बहुत मुश्किलात किल्लत है, हम औरतों के साथ जाना पड़ता है पानी पर, उधर जानवरों का खतरा भी है और हम उनके साथ जाते हैं पानी लाने के लिए। और काम से भी हम बेकार हैं, हम मजदूर तबका है, तो हम काम पर कैसे जा सकते हैं। हमें काम का कुछ सिर्फ पानी ढूंढना पड़ता है और सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। जानवरों के डर से खातून पानी के लिए अकेले नहीं आती, उनके साथ मर्द को भी आना पड़ता है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से रात के वक्त रास्ते दिखाई नहीं देते, ऐसे में अकेले पानी लाना मुश्किल होता है।
पानी की कमी ने कुछ लोगों को इस कदर परेशान कर दिया है कि वो अपने लिए मौत मांगने लगे हैं। अब इधर इससे मरना ही बेहतर है। हम क्या करेंगे? जब किसी को हम कन्फर्म करते हैं तो वो हमारा कोई सुनता नहीं है। किसी ने नहीं सुना आज तक। हमारे औरतें हैं, रो रहे हैं, बच्चे घर में मर रहे हैं, तो पानी ढूंढ रहे हैं। हम क्या करेंगे? कोई इंसाफ हमें दिलाओ, नहीं तो हमको मार ही डालो। जी सलाम की टीम ने इंतजामिया से राब्ता किया तो पता चला कि उन्हें इलाके में पानी से परेशानी की जानकारी है, लेकिन लोगों की परेशानी दूर करने के बदले वो गुनाहगारों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के बारे में जानकारी देने लगे और वो कार्रवाई अभी तक की नहीं गई है। बेसिकली वहाँ पे जो हमारे टांडा के गांव थे 3, वहाँ पे जो लोगों के आपसी वहाँ पे झगड़े थे, उस पर लड़ाई हो गई उनकी आपस में, और कुछ लोगों ने जो है पाइपें तोड़ दी, जो कि कुछ दिन पहले हमारे नोटिस में आई थी। उसमें पहले हमने कोशिश की पीएच डिपार्टमेंट और लोगों को वहाँ पे भेज के, ताकि उसको हम रेस्टोर करवा सकें, मगर जो हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट थे वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। इसलिए अब हमने वहाँ पे FIR दर्ज करवाई है, जिन्होंने कि वहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुँचाया है, उसमें FIR लगाई है। और मुझे लगता है अब विद इन डेज जो है वो पानी भी रिस्टोर करेंगे, और जिसने जो गलती की है, जो नुकसान किया है, उसको हम जो रेलिवेंट लॉज है हमारे उसमें बुक करके उनको सजा मिलेगी, और हम जो उसने लॉस किया होगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का, उसको हम उससे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों की गुंडागर्दी और नासमझी ने 3 गांव के लोगों का जीना हराम कर दिया है। उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन उसके पहले लोगों की परेशानी दूर होनी चाहिए। जी सलाम के लिए राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। इधर पुंछ में महकमा सेहत में काम कर रही खवातीन वर्कर्स ने CMO ऑफिस के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की और अपने तनख्वाह का मुतालबा किया। एहतजाज कर रही खवातीन ने कहा कि वो तकरीबन 5 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की माली परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कंटिन्यू हो गई है और ये स्ट्राइक कंटिन्यू हमारी चलती रहेगी, ये धरना कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक इनकी सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन जो है हर वो एम्प्लॉयज के साथ है जिसके साथ बेइंसाफी होती है, और जैसे ही हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शनें मिलती रहेंगी ऐसे ऐसे जो हम जो काम करते रहेंगे। मैं गुजारिश करूंगा डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर से, कमिश्नर सेक्रेटरी से और गवर्नर साहब से कि आप खुद इसमें आप इंटरफेयर करके इसका जो हल निकालें, क्योंकि ये स्ट्राइकें ना हो, स्ट्राइकों से लोगों को नुकसान हो रहा है, पब्लिक को नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है स्ट्राइकों पे आने की, इस धरनों पे बैठने की, ये मुजाहरे करने की। जब हमें रोटी नहीं मिलेगी तब तो हमें आना पड़ेगा, और मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन इन बहनों के साथ है जब तक इनका मसला हल नहीं होता। उधमपुर में लैंडस्लाइड की वजह से बंद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर से मलबा हटाने का काम जारी है। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने इलाके का दौरा किया और हाईवे पर जारी काम का जायजा लिया, और उनके साथ उधमपुर के DDC रविंद्र कुमार और SSP रईस मोहम्मद भट्ट, इंतजामिया और दीगर ऑफिसर्स मौजूद रहे। इस दौरान डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने लैंडस्लाइड से मुतासिर लोगों से मुलाकात की और उनकी परेशानियां सुनी। मैंने जिक्र किया कि इन स्लाइड का परमानेंट इलाज हो पाए, फ्यूचर में जब रोड चले तो जो साइड पे ये वीक जोन्स हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उनको कैसे स्टेबलाइज किया जाए, ताकि जब हमारा नेशनल हाईवे पूरी तरह थ्रू हो जाए, बीच में भी अभी जैसे काम चल रहा है तो जो लोग कम्यूटर्स हैं उनकी अपनी सेफ्टी को, उनकी कंफर्टेबल मूवमेंट में कोई भी बाधा ना आए। इधर 71वें पे कमीशन का फायदा लेने की मांग को लेकर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के असातिज़ा ने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी है। उनका कहना है कि 71वें अगर हम बात करते हैं, उनका कहना है कि सातवें पे कमीशन का फायदा लेने की मांग को लेकर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने असातिज़ा से के साथ में खासतौर से हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। उनका कहना है कि 7वें पे कमीशन को नाफिज हुए अब वक्त हो गया, लेकिन SSA और रामसा के तहत आने वाले टीचर्स को इसके फायदे से महरूम रखा गया है। उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा कि अगर उन्हें भी 7th पे कमीशन के तहत नहीं लाया गया तो वो अपना एहतजाज और तेज कर देंगे। वहीं रहबर तालीम टीचर्स फोरम के बैनर तले भी टीचर्स ने एहतजाज किया और मांग की कि उन्हें भी 7th पे कमीशन का फायदा दिया जाए। जब पिछले दिनों अप्रैल 2018 को स्टेट के हर एक मुलाजम को 7th पे कमीशन का बेनिफिट दिया गया, उस दौरान उस SSA और रमसा के तहत काम करने वाले
टीचर्स और मास्टर्स को उससे बाहर रखा गया और जो सैलरी है एसएस और रमसा के तहत काम करने वाले टीचर्स और मास्टर्स को रेगुलरली नहीं मिलती। वहीं श्रीनगर में दिल्ली के एक एनजीओ की जानिब से मजदूरों को आर्टिफिशियल लिम्स तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि कुछ दिन पहले ही श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में मजदूरों की लिस्ट और उनके साइज की माप लेकर के किवानिस एनजीओ के लोग दिल्ली आए थे। अब एक फॉलो अप कैंप लगा करके इन लोगों के लिम्स फिटिंग का काम भी किया गया है। यहाँ पे विकलांग व्यक्तियों के लिए जो एम्पुटी पेशेंट हैं उनके लिए जो नकली हाथ पैर वगैरह बनते हैं वो हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे काफ़ी पेशेंट आए और एम्पुटी पेशेंट और विकलांग व्यक्तियाँ यहाँ पे यानी काफ़ी हैं और यहाँ पे जैसी सुविधाएं मिल नहीं रही हैं उनको, इसलिए हमने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये कैंप लगाया था। यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी पुंछ में अंजुमने जाफरिया पुंछ की जानिब से इमाम बारगाह पुंछ में जश्न ईद गदीर का इनेकाद किया गया, जिसमें कि मकामी और बैरूनी शोरा ने खासतौर से हजरत अली की शान में मंजूम नजराने अकीदत पेश किए। इस जश्न में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। पुंछ में ईद गदीर के मौके पर शिया मुसलमानों की जानिब से जश्न ईद गदीर का इनेकाद किया गया। अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में सबसे पहले तिलावत कुरान पाक और दुआए नुतबा का एहतमाम किया गया। जश्न में मौलाना शान हैदर ने गदीर के वाक़े पर रोशनी डाली, जिसके बाद शोराए कराम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में मंजूम नजराना अक़ीदत पेश किए। इस मौके पर इमाम बारगाह में अंजुमन की जानिब से नज़र का एहतमाम भी किया गया। इस दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जानशीन, अपना वसी मुकर्रर किया था। उसी सिलसिला में आज ये जो महफिल है, वो अफराद हैं जो तुम्हारे मज़हब के मानने वाले नहीं हैं लेकिन तुम्हारी तरह के इंसान हैं। तुम्हें इन दोनों के साथ एक तरह का बर्ताव करना है, किसी तरह का इम्तियाजी सलूक नहीं करना है। और आज पूरी दुनिया को इसी पैगाम की और इसी चीज़ की ज़रूरत है कि वो बिला तफरीक व मज़हब मिल्लत एक होकर, यकजहत होकर, मुत्तहिद होकर कारवान इंसानियत को आगे बढ़ाएं। हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान गनी सभी असहाबा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद पेश की और ये याद तब से मनाई जाती है और इसके निस्बत से आज हर जगह ईद गदीर मनाई जाती है और तमाम मुसलमानों को इस ईद गदीर की मुबारकबादी हो। आपको बता दें कि 18 ज़िलहिज 10 हिजरी को हुज्जतुल विदा के मौके पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान गदीर खुम में हज़रत अली की विलायत का ऐलान किया था और कहा था, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, यानी जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसके मौला हैं। उसी वाक़े की याद में पूरी दुनिया के शिया मुसलमान 18 ज़िलहिज को ईद गदीर मनाते हैं। इस दौरान शिया हजरात जश्न ईद गदीर का इनेकाद करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को विलायत अली अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करते हैं। पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। और बनिहाल में रियासती पुलिस की जानिब से पब्लिक पुलिस दरबार मुनक्किद किया गया। इस दरबार में बनिहाल के हर तबके के लोग शामिल हुए। पुलिस पब्लिक दरबार की सदारत एसएसपी अनीता शर्मा ने की। उनके साथ डिपार्टमेंट के दीगर ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। लोगों ने एसएसपी के सामने नशाखोरी, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। लोगों ने कहा कि इलाके में नशाखोरी बढ़ रही है, जिससे कि नौजवानों की जिंदगी खराब हो रही है। इस पर अनीता शर्मा ने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट नशाखोरी के खिलाफ कमर कस चुका है और नौजवानों को इससे बचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पब्लिक से जो है इंट्रोडक्शन करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए और यहाँ के जो हालात के बारे में और यहाँ की परेशानियों के बारे में जानने के लिए यहाँ का चक्कर लगाया है। और पब्लिक में सब लोगों से जब बात हुई है, सब यहाँ के रिस्पेक्टेबल्स जो हैं
उन्होंने यहाँ की जो बातें बताई हैं, कुछ यहाँ की प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड टू ड्रग्स या कोई रोड एक्सीडेंट्स या और किसी किस्म की जो परेशानियाँ बताई हैं, उनका हम हल निकालने की कोशिश करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। परवेज रसूल के बाद अब रियासत के दूसरे नौजवान खिलाड़ी भी कौमी टीम के दरवाजे पर दस्तक देने लगे हैं और इसमें उन्हें कामयाबी भी मिल रही है। डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार मुजाहरा कर रहे श्रीनगर के कामरान इकबाल को अंडर 19 बी टीम के लिए मुंतखब किया गया है। रियासती अंडर 19 टीम के कप्तान कामरान इकबाल लखनऊ में 12 सितंबर से होने वाले सहमुल्की टूर्नामेंट में इंडिया बी की नुमाइंदगी करेंगे। आइंदा माह होने वाले टूर्नामेंट में इंडिया ए और इंडिया बी के अलावा नेपाल, अफगानिस्तान की टीमें भी हिस्सा लेंगी। वेस्ट इंडीज के अजीम क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स को अपना आइडियल मानने वाले कामरान पीएस स्कूल में 11वीं क्लास के तालिबे इल्म है। जी हां, वादी में क्रिकेट का टैलेंट जो है वो आबिद नबी से शुरू हुआ और परवेज रसूल के बाद आगे बढ़ता रहा। दरअसल कौमी टीम अंडर 19 बी के लिए अब जम्मू कश्मीर से जो लड़का मुंतखब हुआ जी मीडिया के साथ जुड़ चुका है। कामरान इकबाल हमारे साथ मौजूद है। कामरान बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं एसपी स्कूल में पढ़ रहा हूँ 11th क्लास में। सब्जेक्ट क्या है? आर्ट्स। तो मुझे बताएं कि यह जब कल लिस्ट आया तो क्या पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा? पेरेंट्स बहुत खुश हुए। लिस्ट आया, पहली बार नेशनल टीम में सिलेक्ट हुआ हूँ, इंडिया अंडर 19 बी टीम में, तो बहुत खुश थे फैमिली वाले। तो कामरान, जो इरफान पठान आया था, बाकी वगैरह आया था, कितना असिस्टेंस आपको मिला? उनके साथ बहुत असिस्टेंस मिला, थोड़ा कम ही उनके साथ प्रैक्टिस करी 4-5 दिन बस, फिर मैं एनसीए कैंप चले गया था, तो जितना टाइम भी किया ठीक रहा उनके साथ। तो बेंगलुरु नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कितने टाइम रहे आप? मेरा 1 मंथ का कैंप था, 25 अगस्त को वापस आया हूँ मैं। तो कितने लड़के और थे आपके साथ जम्मू कश्मीर से? 25 लड़कों का कैंप था, मेरे साथ एक और था JNK का। तो किसको आप फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट में? आप राइट हैंड ओपनिंग बैट्समैन किसको फॉलो करते हैं? मैं विवियन रिचर्ड्स को फॉलो करता हूँ। तो बहुत पुराना कैसेट देखना पड़ेगा उसके लिए? हाँ, यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं तो वो देख लेता हूँ। तो क्या खास था उनका, स्क्वायर कट या ड्राइव पंच? सारा कुछ अच्छा था उनका। एटीट्यूड, मतलब पॉजिटिव बैटिंग, जैसे एग्रेशन से बैटिंग करते थे, वो पसंद है मेरे को। तो मॉडर्न क्रिकेट में जिस तरह से विराट खेल रहे हैं, जिस तरह से फखरुज़मा खेल रहे हैं, बाकी लड़के खेल रहे हैं, मॉडर्न क्रिकेट में विराट कोहली की बैटिंग पसंद है, उनका फोकस पसंद है, कैसे हर इनिंग में स्कोर करते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो ओपनिंग में आपके साथ पेयर में कौन जा रहा है? अभी तो हमारी टीम है इंडिया 19 बी, उसमें 2-3 प्लेयर हैं, उनके साथ पहले भी खेला हूँ मैं। उनमें से कोई जैसे एक ठाकुर तिलक वर्मा हैदराबाद का, वो एक वैमसी कृष्ण है आंध्र प्रदेश का, तो उन दो में से कोई मेरे साथ ओपनिंग पार्टनर होगा। तो यहाँ किसके साथ ओपनिंग पार्टनर करते थे? कहाँ पर खेलते थे डोमेस्टिक, लोकल? डोमेस्टिक में तो स्टेट खेला हूँ मैं, JNK से अंडर 19 खेला हूँ, अंडर 16 भी खेला हूँ। उसके बाद फिर जोन 2 साल से खेल रहा हूँ मैं अंडर 19। 16 में भी एक जोन खेला हुआ है और अंडर 19 का भी 2 नेशनल कैंप अटेंड किए, 16 का भी एक अंडर 16 का भी नेशनल कैंप अटेंड किया है। बहुत क्रिकेट खेला, बस जो मैच आ रहे हैं उनमें परफॉर्म करने का गोल है। तो जो पेरेंट्स वगैरह थे, कितना आपको रेस्पॉन्ड मिलता था? क्योंकि कह रहे हैं डॉक्टर साहब कितना आपको सपोर्ट कर रहे थे? 10 की एज से खेल रहा हूँ मैं, घर वाले तब से ही सपोर्ट कर रहे हैं। पापा डेली ग्राउंड छोड़ते हैं, मामा डेली, मतलब बहुत सपोर्ट करती हैं। खाना रखना, वो सब कुछ बहुत पता है आपको, हेक्टिक होता है, तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या मैसेज होगा आखिर पे आपका, जो वादी में क्रिकेट खेली जाती है, क्या देर सवेर आपको कहीं ना कहीं ये रास्ता ज़रूर मिलेगा? बस अभी हार्डवर्क मैं चाहता हूँ, हार्डवर्क करते रहूँ और जो भी मैचेस उनमें अच्छा करूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता चांस आते रहेंगे। होपफुली इस साल सीनियर क्रिकेट भी खेलूँगा मैं, रणजी ट्रॉफी में भी डेब्यू करूँगा और उसमें भी अच्छा करूँगा। गोल कब निकल रहे हैं आप? अभी निकलने का कुछ आइडिया नहीं है। 12 सितंबर से हमारे मैचेस है, तो हो सकता है प्रिपरेटरी कैंप होगा 2-3 दिन में। बेस्ट ऑफ लक कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया से बात करने के लिए। कामरान इकबाल का ताल्लुक शहर श्रीनगर से है, SP हायर सेकेंडरी स्कूल में ज़ेरी तालीम है, आर्टिस्ट सब्जेक्ट में 11th क्लास के स्टूडेंट है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में इन्होंने 1 महीने का कैंप अटेंड किया था। उसके बाद इंडियन अंडर 19 बी टीम में सिलेक्ट हुए। राइट हैंड के ओपनिंग बैट्समैन है, देखते हैं कितना राइटली फॉलो कर पाएंगे और क्रिकेट में इस साल रणजी ट्रॉफी और बाकी लेवल की जो क्रिकेट है उसमें डेब्यू करने वाले हैं। फारूक वानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर।
और बारामूला में मार्शल आर्ट एकेडमी खोलने की बरसों पुरानी अशफाक वानी की का ख्वाब जो है अब हकीकत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। 11 साल कबल उसने ये कोशिश शुरू की थी। नौजवानों को इस खेल से जोड़ने के लिए उसने द फाइट एकेडमी कायम की। आज इस एकेडमी से 9 से ज्यादा लड़के और लड़कियां ट्रेनिंग हासिल करते हैं और वाज़ेह है कि सेल्फ डिफेंस के लिहाज से मार्शल आर्ट की खासी अफादियत है और इस वजह से नौजवान इसमें खासी दिलचस्पी भी लेते हैं। वादी की मौजूदा सूरत हाल की पेश नज़र भी इस खेल को काफी मकबूलियत मिल रही है। मार्शल आर्ट को मल्टी टास्क स्पोर्ट्स बताते हुए अशफाक वानी ने कहा कि खेल नौजवानों को गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। वहीं ट्रेनिंग हासिल कर रहे खिलाड़ियों ने दूसरे नौजवानों से ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करने की अपील की। तो नाजरीन, इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। थोड़ी देर बाद करेंगे नोटबंदी के हर पहलू की पड़ताल। देखिएगा खुर्शीद रब्बानी के साथ ग्राउंड जीरो। रहिए जी सलाम के साथ।